शुरू करते हैं आज का टॉपिक, है ना। कैसे चालू होगा ये? हाँ, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है ना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था? हम लोगों ने लास्ट क्लास में मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। थोड़ा सा मैं उसको बताते हुए आगे बढ़ता हूँ। देखो भाई, हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको क्या करता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? जल्दी बताओ। एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स के बारे में बताता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो एक्चुअल है 6:12:6। यह है इसका एक्चुअल रेशियो। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो ये जो है ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और सिंस मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाला जा सकता है। ग्लूकोज का हमने कई बार निकाला है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180, ठीक है। अगर मैं इसका सिंपल रेशियो निकालूं, सिंपल रेशियो मतलब इसको मैंने 6 से डिवाइड कर दिया पूरे को, तो सिंपल रेशियो आ जाएगा 1:2:1। समझ में आ रहा है? और फॉर्मूला बन जाएगा CH2O, और ये जो बना है इसे कहा जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसको कहा जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो जिस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला बना है और उसका मास है, उसी तरीके से एम्पेरिकल फार्मूला है और उसका भी मास है, एम्पेरिकल मास। तो इसका एम्पेरिकल मास निकालेंगे। एक कार्बन दिख रहा है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है ना। ये होता है अपना एम्पेरिकल फार्मूला। और उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, उसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं MF, ओके। और ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला, और होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। ये काम की चीज़ें हैं जो अपन को इस चैप्टर अभी जो है लगेंगी, ठीक है ना। जिन्होंने भी पिछली क्लास अटेंड नहीं करी थी, इतने पॉइंट्स को छोटे से बॉक्स बना के लिख लो, ये लास्ट क्लास का रिवीजन है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा आपको परसेंटेज एलिमेंट निकालना भी सिखाया था कंपाउंड से, जिसका यूज़ आगे होगा। जब होगा तब मैं वो चीज़ फिर से बता दूंगा एक बार, ठीक है, ओके। तो जिसका ये पार्ट छोटा हुआ है इसको थोड़ा थोड़ा लिख लो, और अगर डिटेल में चाहिए तो उसका ऑलरेडी लेक्चर है, ठीक है ना। आप उस पर चेक कर सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है ना, ओके। उसमें से आप देख सकते हो आज शाम को बैठ के। और जो जो आपके लेक्चर्स छूटे हैं वो लेक्चर्स, छूटे हुए लेक्चर्स को पढ़ लो, नोट्स बना लो, और कोई डाउट आए तो 3 बजे आकर यहाँ पर डाउट्स पूछ लेना, 3 से 4:30 के बीच में, ठीक है ना। कि सर हमें ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, ये बता दीजिए, तो हम वो बता देंगे, ठीक है बेटा, ओके। ओके, डन। चलो अब हम सवाल करते हैं। देखो भाई, एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी करा दिया था, आज उसके आगे का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ओके। आज उसके आगे का सवाल करेंगे। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड परसेंटेज कार्बन, हमें परसेंटेज कार्बन 40% दिया है। ये सारे परसेंटेज बाय मास में गिवन है। मतलब अगर मैंने 100 ग्राम कंपाउंड लिया है तो 100 ग्राम में 40 ग्राम कार्बन का है, 6.67 ग्राम हाइड्रोजन का है, और ऑक्सीजन का है 53.33%। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ मॉलिक्यूलर मास इज 150। अगर मॉलिक्यूलर मास 150 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, ठीक है ना। अब इसकी मेथड भी बताई थी, एक बार फिर बता रहा हूं मैं मेथड। देखो भाई, सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे एलिमेंट, और एलिमेंट का लिख लेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। एलिमेंट लिख लेंगे और उसका परसेंटेज कंपोजिशन। तो एलिमेंट हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन। परसेंटेज कंपोजिशन, फिर हम निकालेंगे मोल। आई थिंक बेसिक मोल का फॉर्मूला तो सभी को पता चल गया होगा, ठीक है। तुमको बोला था, तुमने देखे लेक्चर बेटा? देखे लेक्चर? समझ में आया कि नहीं आए? जो भी दिक्कत हो मैंने तुम्हें बताया, जल्दी आकर 1 घंटे जल्दी आकर
मुझसे पूछ लेना कि सर इसमें ये नहीं समझ में आया, ठीक है। ओके चलो अब देखते हैं मोल निकालना है। परसेंटेज कंपोजिशन इसका दिया है 40%, इसका दिया है 6.67% और इसका दिया है 53.33%। इन्हीं को मास मानना है, इन्हीं को क्या मानना है, मास। और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो इसका मास 40 है और कार्बन का मास कितना होता है 12, कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का है 6.67 और इसका होता है 1। एलिमेंट का रखना अपन को क्योंकि यहाँ एलिमेंट लिखे हैं। और फिर अपने पास कितना दिया है 53.33 डिवाइड कर दिया 16 से। अब इसको डिवाइड कर लो, ठीक है ना। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 से 10 बार जाएगा और 4 से कितनी बार जाएगा 3 बार। तो ये सॉल्व करके 3.33 आने वाला है, ये है 6.67। इसको 16 से डिवाइड कर लो, 16 की टेबल बहुत आती है बार बार, ऑक्सीजन है ना क्योंकि, तो ऑक्सीजन 1 टाइम जाएगा और इसको डिवाइड करोगे तो 16 तिया 48 3 टाइम्स, ठीक है ना। कितना बचा 5, फिर 5 बचा 53, फिर 3 टाइम्स और फिर 3 टाइम्स। ये आ गए नंबर ऑफ मोल। 100 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे एक एक एलिमेंट के। और इसके बाद अगला लिखा जाता है सिंपल रेशो। सिंपल रेशो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल रेशो में क्या करते हैं, ये जो 3 मोल आए हैं, ये जो 3 मोल आए हैं अपने पास, ये 1 है, ये 2 है और ये 3, तीनों मोल में छोटे वाले से तीनों को डिवाइड कर दो। तीनों में सबसे छोटा कौन है 3.33, तो 3.33 को डिवाइड कर दिया 3.33 से, 6.67 को डिवाइड कर दिया 3.33 से और 3.33 को डिवाइड कर दिया 3.33 से। आया समझ में। तो ये डिवाइड होके आ गया 1, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2 और ये डिवाइड होके आ जाएगा 1। मतलब कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है, मतलब कि इतना सब करने के बाद हमारे पास जो रेशो निकल कर आया है, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशो निकला है वो है 1:2:1। समझ में आया। तो सिंपल रेशो से जो फॉर्मूला आता है उसे बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया बेटा इसका, CH2O। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। हमें इसके अलावा एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल मास इसी से निकाल लो। 12 + 2 × 1 + 16, एम्पेरिकल मास कितना आ गया 30। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया है 150। समझ में आ रहा है। इसके बाद फॉर्मूला लगाओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। ओके, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला, और हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। हमें ये दोनों वैल्यू पता है। मॉलिक्यूलर मास कितना है 150, एम्पेरिकल मास कितना है 30। ये फॉर्मूला कितना है CH2O और ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो 5 टाइम्स है किसका, CH2O का। और ये जो 5 है इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, यहां कुछ नहीं है तो 1 है। 5 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा C5, 5 का 2 से हुआ तो H, 5 का O से हुआ तो O के 1 से हुआ तो O5। ये है उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पूरी मेथड समझ में आ रही है, बोलो भाई हाँ या ना, ठीक है। ये है इसको कैलकुलेट करने की पूरी मेथड। राइट डाउन करो इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चंस कराऊंगा मैं बेटा। ये है, इसको कॉमनली बोलेंगे पेंटोज, ठीक है ना। ये पेंटोज है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तुम लोग इसको पढ़ोगे आई थिंक राइबोज। राइबोज जो होता है वो पेंटोज का एक टाइप है। तो जो आरएनए में राइबोज होता है वो उसका फॉर्मूला है C5H10O5। ठीक है। क्या हुआ बेटा, लिख लिया, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, ठीक है। PYQ में जो सवाल हैं आए हैं इनसे रिलेटेड वो भी करने को मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट परसेंटेज दे देता है ये जनरली नीट में प्रेफर होते हैं और JEE मेंस में कभी कभी आते हैं। ओके,
समझ में आ रहा है? इससे थोड़े से और हैवियर सवाल भी करेंगे। क्यों भैया आनंद, हो गया? चलो, सभी ने ये लिख लिया कि नहीं लिखा, बताओ? हाँ बताओ, क्यों मेर बेटा, लिख लिया? जल्दी लिखो। एक दो लेक्चर में अब हम चालू करने वाले हैं, इसके बाद स्टोइशियोमेट्री, है ना? हो गया, लिख लिया इसको सभी ने? चलो कंप्लीट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। डन हो गया बच्चों? बताओ। चलो, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है जे मेंस 2025 का सवाल है, लास्ट ईयर का, है ना? इस ईयर का नहीं है, 2026 का। इजी क्वेश्चन है, जो पढ़ाया है उसी के बेसिस पर है बस क्वेश्चन।
हो गया भाई? आया किसी का आंसर? कितना आया? 3 मतलब कि डी। डी बोल रहा है भाई, बाकी लोग करो। जल्दी करो। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे लिख लेंगे 54.2, 9.2, 36.6। ये हो जाएगा 54.2 डिवाइडेड बाई 12, 9.2 डिवाइडेड बाई 1, 36.6 डिवाइडेड बाई 16, है ना? ओके, 4 से डिवाइड कर लो, 3 बार चला जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। पूरा फाइनल कर लिया? 4.5 ही आ रहा है? ठीक है भाई, ये 4.5 है, 9.2 है, और ये हाँ 2.2 समथिंग है ना? अगर आप इससे रफली निकालोगे तो इसका सिंपल रेशो आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा लगभग 2, और ये लगभग 4 आएगा। यही आ रहा है? तो C2H4O, C2H4O, और ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। और एम्पेरिकल मास कितना आ रहा है? 44। तो आप इससे मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लोगे, 132 डिवाइडेड बाय 44 कितना आ जाएगा? 3 आ रहा ना? 3 आ जाएगा, और 3 का इससे मल्टीप्लाई कर दो तो C6H12O3, डी आंसर आ रहा है। यही आ रहा है? ठीक है, सोचो कितना आसान है। और हमने सोचो जेई मेंस में 4 नंबर एक्वायर कर लिए कि नहीं कर लिए बताइए? और अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो 2 मिनट के अंदर भी हो जाएगा सवाल, हो जाएगा ना? ठीक है, तो वो स्पीड तो प्रैक्टिस से बढ़ेगी, जितने सवाल लगाओगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। डन? क्यों भैया, बन जाएगा? चलो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, अब ये खाली छूट गए तो छूट गए। चलो अब देखते हैं। देखो होता क्या है, आगे चल के हमारे पास कुछ सवाल जो होते हैं ना, कुछ सवालों में क्या करता है, कुछ क्वेश्चंस में वो मॉलिक्यूलर मास नहीं देता है। क्या नहीं देता, जल्दी बताओ? मॉलिक्यूलर मास नहीं देता है, नॉट गिवन, गिवन नहीं होता है। अब मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे? मॉलिक्यूलर मास की जगह दूसरी चीज़ दे देता है। अगर वो उसकी जगह दूसरी चीज़ दे दे, जिसे हम कहते हैं वेपर डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं? वेपर डेंसिटी। अगर उसने वेपर डेंसिटी दिया है, ठीक है ना, तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है वेपर डेंसिटी का, उससे मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है। वैसे तो मैं बहुत आसानी से बता सकता हूँ, लेकिन सिंस हम लोग पढ़ रहे हैं कंपटीशन के हिसाब से, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिटेल में समझ के उसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, वेपर डेंसिटी जो होती है उसके लिए हमें ज़रूरी है वेपर डेंसिटी, ठीक है ना? तो वेपर डेंसिटी क्या होती है? वेपर डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो हम सिंपली बोलेंगे वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ये वेपर डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, लेकिन अब इस फॉर्मूले में एवोगैड्रो लॉ का क्या रूल है, क्या यूज है? एवोगैड्रोज लॉ। तो एवोगैड्रो का लॉ क्या बोलता है? एवोगैड्रो का लॉ बोलता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, अलग अलग गैसेस का इक्वल वॉल्यूम है। मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक बराबर वॉल्यूम के 3 कंटेनर्स हैं, एक बराबर वॉल्यूम के कैसे 3 कंटेनर्स हैं, और तीनों में अलग अलग गैस भरी है। एक में हीलियम गैस भरी है, एक में मीथेन गैस भरी है, एक में मान लो ईथेन गैस भरी है, C2H6। समझ में आया? तो तीनों का वॉल्यूम बराबर है, मतलब वॉल्यूम ऑफ हीलियम बराबर है वॉल्यूम ऑफ CH4 बराबर है वॉल्यूम ऑफ C2H6।
इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंडीशन क्या है? एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए हर कंडीशन में। समझ में आ रहा है? हर कंडीशन में क्या होनी चाहिए? टेम्परेचर और प्रेशर सेम होने चाहिए। ओके, ठीक है ना? तो अगर ऐसे केस में वॉल्यूम बराबर है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम, कैपिटल एन से मैं डिनोट करता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। समझ में आ रहा है? किसको डिनोट करता हूं बताओ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हीलियम बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6 हो जाएंगे। और अगर मैं तीनों को डिवाइड कर दूं एवोगैड्रो नंबर से, तीनों को डिवाइड कर दूं किससे? एवोगैड्रो नंबर से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम बराबर है नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 के बराबर है नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H6 के। क्या ये समझ में आया है कि नहीं आया? यह है एवोगैड्रोस लॉ। अगर वॉल्यूम बराबर है इसका मतलब नंबर ऑफ मोल बराबर है। ठीक है, तो उसका यहां क्या यूज है? यहां देखो यार, मुझे निकालना है डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो डेंसिटी मैं कैसे निकालूंगा भाई? मैं क्या करूंगा? मैं दो कंटेनर ले लूंगा और दोनों कंटेनर में गैस भर लूंगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, मुझे दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है ना? तो एक में मैंने कोई गैस भर ली और एक में H2 भर लिया। समझ में आ रहा है? पहली चीज। दूसरी चीज, भाई मुझे दोनों को डिवाइड करना है तो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर लेना पड़ेगा। दोनों की डेंसिटी सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे निकालनी पड़ेगी। तो एवोगैड्रोस लॉ अप्लाई करने वाली सिचुएशन में अपन आ गए। ओके, और मुझे डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने अगर मैं दोनों का वॉल्यूम सेम ले लूं, दोनों का क्या सेम ले लूं? जल्दी बताओ। दोनों का वॉल्यूम सेम ले लूं तो मैं यहां क्या कर सकता हूं? डेंसिटी की जगह लिख सकता हूं मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, और यहां लिख सकता हूं मास ऑफ H2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2। ये लिख सकता हूं नहीं लिख सकता बताओ? और मैंने एक्सपेरिमेंट के टाइम पे दोनों के वॉल्यूम बराबर ले लिए। दोनों के वॉल्यूम अगर बराबर ले लिए तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, तो वेपर डेंसिटी सिंपल हो जाएगी मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ H2। यही होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है, हमारे पास एक और फॉर्मूला है जिसमें कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास होता है। ये तो मोल का फॉर्मूला है। तो बेटा मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N इंटू M, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं, यहां पे लिख देता हूं वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, या अगला पेज भी यूज कर सकते हैं, खाली है। हाँ, मैं लिख सकता हूं वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, ये था अपना मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ H2। तो मास ऑफ गैस की जगह मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इंटू मोलर मास ऑफ गैस। बोलो हाँ या ना? और यहां लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इंटू मोलर मास ऑफ H2। यही लिखेंगे। अब यहां ध्यान से देखो, वॉल्यूम बराबर है, सेम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी अननोन गैस लिए हैं वो और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। बाय एवोगैड्रोस लॉ, बाय एवोगैड्रोस लॉ। और एवोगैड्रोस लॉ से ये बराबर होंगे, तो हमारे पास ये बराबर है तो ये कट गया, ये कट गया, मतलब ऊपर आ गया हमारे पास मोलर मास ऑफ गैस, और मोलर मास ऑफ H2 हमको याद है वो होता है 2। तो हमारे पास फाइनली फॉर्मूला आ गया वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं मोलर मास बाय 2। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना? शॉर्ट में इसको लिख दिया जाता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू M बाय 2। ठीक है ना? और मोलर मास अगर बोलोगे तो यूनिट होगी किसमें? ग्राम पर मोल में। समझ में आया? ठीक है। और अगर हम इसी को ऐसा लिख दें कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय 2, तो इससे हमारा मॉलिक्यूलर मास भी निकल जाएगा। बस मॉलिक्यूलर मास की यूनिट किस में चलेगी? AMU में। यही डिफरेंस है बस। तो सिंपल सा फॉर्मूला वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू M बाय 2। समझ में आ रहा है?
जिसको हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। समझ में आया? इस क्वेश्चन में क्या दिया है? वेपर डेंसिटी दिया है, ठीक है ना। तो वेपर डेंसिटी का बस इतना सा यूज है कि आपको साइड में लिखना है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू m बाई 2 और m इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू 43.5 और क्वेश्चन सॉल्व करके इसका डबल कितना हो जाएगा? 87। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हमको मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया बताओ? बस इतना ही यूज है वेपर डेंसिटी का। आया समझ में? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि साइंटिस्ट ने अलग अलग मेथड्स लगाई थी, जिन मेथड से वो मॉलिक्यूलर मास निकालते थे। वेपर डेंसिटी भी एक मेथड थी गैसेस के लिए, ठीक है। ओके, चलो भाई यहां से लिखना चालू करो एवोगैड्रोस लॉ से। हो गया? हाँ,
हो गया बच्चों? बोलो भाई, ये कंप्लीट कर लो, फिर क्वेश्चन करेंगे। हो गया भाई? बताओ, हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब तो हो जाएगा ही, तुरंत सॉल्व करो और आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, सॉल्व करो, आंसर बताओ। क्वेश्चन लिखो, आंसर बताओ। वैसे ये 3 नहीं होगा, अब ये 4 होगा, है ना? ओवरऑल 4th क्वेश्चन है, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या बेटा? हाँ सक्षम। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो भाई, हो गया? क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? इसमें लिखा है रेस्ट इज नाइट्रोजन, बाकी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन निकाल लोगे ना खुद से? हाँ, तो हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। परसेंटेज दिया हमें, इसका दिया 41.4, हाइड्रोजन का है 10.34। इसका कितना है? नाइट्रोजन का कितना है? 48.26, 48.26। इसके बाद तो फिर बस वही करना, 41.4 डिवाइडेड बाय 12, 10.34 डिवाइडेड बाय 1, 48.26 डिवाइडेड बाय 14। कर लोगे ना डिवाइड? ये आ गए अपने, ये निकाल लिया अपन ने मोल, ठीक है?
जल्दी सॉल्व करो। कितना आया मोल? 3.45 आएगा। 45 आना चाहिए, 3.45 आना चाहिए, है ना। सिंपल रेशो निकाल लो, अप्रॉक्सीमेटली 1:3:1 आ जाएगा। इतना तो सोच ही सकते हो। भाई 3.45, 3 इसका 1 आना चाहिए, और इसको बस सोच लो 3.45 का डबल कितना होगा, 6.9, और उसमें 3.45 और जोड़ लो, 10.35 हो जाएगा। वो 10.34 दिया है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है 1:3:1 है, दैट इज CH3O। समझ में आ रहा है कितना है? CH3N, सॉरी N है, CH3N, CH3N। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल मास निकाल लेना। मॉलिक्यूलर मास अपन ने वेपर डेंसिटी से निकाला ही था, 87। एम्पेरिकल मास कितना आया? 29। बहुत बढ़िया, इतना कर लिया। अब इसके बाद बचे ही क्या करने के लिए? इसके बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर का फॉर्मूला लगाना है बस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, वैल्यू पुट कर दो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए है, एम्पेरिकल है CH3N, ये हो जाएगा 87/29। कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ जाएगा? C3H9 होगा ना, C3H9N3 बन जाएगा। बताओ भाई, लास्ट में तुमसे बन जाएगा बेटा? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच मास परसेंट ऑफ आयरन इज 69.9% और ऑक्सीजन का है 30.1%। ओके, इसमें तुम्हें मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है, दिख रहा है क्वेश्चन में? मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है, नहीं दिया है ना। देखो भाई, आयरन एक मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जनरली कंपाउंड बनता है तो वो आयनिक बनता है। और याद रखना, मैं तुम्हें एक पॉइंट लिखवा दे रहा हूं, काम का पॉइंट है कि, ठीक है ना, फॉर्मूला ऑफ, या यहां हम लिख देते हैं आयनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज इन, आयोनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज इन सिंपल रेशियो। आयनिक कंपाउंड हमेशा सिंपल रेशियो में होते हैं, मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली देयर आर सम एक्सेप्शंस, है ना। एक्सेप्शंस मतलब जो इसको ठीक से फॉलो ना करें, तो वो एक्सेप्शंस हमारे पास हैं इस टाइप के कंपाउंड, Hg2Cl2, Cu2Cl2। ये कंपाउंड्स इस लॉजिक को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी कंपाउंड्स इसी लॉजिक को फॉलो करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। समझे बेटा? तो इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें यहां पर केवल एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, वही आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड सिंपल रेशियो में ही बनते हैं।
जल्दी निकालो, कितना आ रहा है बताओ। और आयरन है, ऑक्सीजन है, 69.9% है और ये 30.1। क्या करोगे इसको, 69.9 को डिवाइड करोगे 56 से। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है। ये क्या किया तुमने, ये आया आंसर तुम्हारा, तो ये तुमने अपनी तरफ से एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे लिखा, हवा में, कहाँ सॉल्व कहाँ किया। FeO2 तुमने लिखा, FeO2 नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वाई हैवंट यू स्टार्टेड सॉल्विंग, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्यों नहीं निकाला, नहीं समझ में आया। पहले जो करना है वो तो करो, है ना। क्या आ रहा है, 8 से कर दो, 7 8 56, पहले 8 से कर दो, ठीक है ना। 64 हो जाएगा, फिर बचा कितना 5, 59, 7 टाइम्स जाएगा 59, कितना बचा फिर 3 बचा, है ना। 56, 3 बचा, 3 कितनी बार जाएगा 8 से, 8 से कितनी बार जाएगा 3, बोलो गधे। 8 से 3 कितनी बार जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा। डिवाइड कर, अभी तक डिवाइड भी नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। उसके बाद अपना कितना आ जाएगा, 2 बचेगा, ओके। तो 2 बचेगा तो 2 टाइम्स जाएगा, फिर 5 टाइम्स जाएगा, डिवाइडेड बाय 7, है ना। 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद जाएगा 2 टाइम्स 33, 33 कितनी बार जाएगा 7 से, 4 टाइम्स, बचा 5, 52, 52 7 टाइम्स चलेगा, इतना 1.247। 16 को डिवाइड, 16 से डिवाइड करो, 16 से चला जाएगा एक बार, बचा कितना इसमें 14 बच गया इसमें, ठीक है ना। 141, 16 से कितनी बार जाएगा 141, 8 टाइम्स चला जाएगा। 8 टाइम्स कितना होता है 120, 128 होता है, तो 112, 128, ठीक है। बचा कितना 13 बच गया, फिर एक बार और चला जाएगा 1.88, समझ में आ रहा है, ओके। तो बड़ा अजीब सा डिवीजन आया है, ये सिंपल रेशो अभी इसको बनाना पड़ेगा। तो सिंपल रेशो बनाने के लिए, सिंपल रेशो बनाने के लिए इसको डिवाइड करोगे 1.25 अप्रॉक्सीमेटली 1.25, तो ये तो 1 टाइम जाएगा और ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आएगा, देख लेना करके देखोगे। 1.25 जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आएगा, ओके। डिवाइड करके देखना, 5 से डिवाइड करते जाना, 25 की टेबल पढ़ लेना, 25 की टेबल तो आती होगी, आती है ना 25 की टेबल, बस 25 की टेबल पढ़ लेना, ठीक है। डेसिमल और डेसिमल पहले उड़ा देना, फिर 5 से काट देना, 25 बार चला जाएगा, 5 से काट देना 3 बार चला जाएगा, बचा कितना, बचा 3, 38, 7 टाइम्स चला जाएगा, फिर
3 बचा, 6 टाइम्स चला जाएगा। फिर 5 से काट देना, 5 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर 1 बचा, 2 बार जाएगा। फिर 5 से काट देना, 5 से चला जाएगा, 1 बार चला जाएगा। फिर 5 बार चला जाएगा, फिर 0 आ गया 1.5। अब ये भी सिंपल रेशो नहीं है, सिंपल रेशो फ्रैक्शन में थोड़ी आता है। तो फिर किसी एक ऐसी चीज़ का मल्टीप्लाई करो कि सिंपल रेशो आ जाए, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, समझे। तो आयरन और ऑक्सीजन का जो रेशो आएगा वो आएगा 2:3। फॉर्मूला क्या बनेगा, Fe2O3। और किसी नंबर से कर लो, हाँ करो, और किसी और नंबर से करो ना। इसके अलावा भाई देखो, किसी भी नंबर से करोगे, किसी और नंबर से करोगे तो सिंपल रेशो नहीं आएगा। लेट से अभी ये 2:3, ये तो सिंपल है ना। अगर तुमने 3 से कर दिया तो 3:4.5 आ जाएगा, सिंपल नहीं है, फ्रैक्शन में है। 4 से कर दिया तो 4:6 आ जाएगा। तो इतना तो समझ में आएगा ना, 4:6 आया है तो उसका सिंपल रेशो 2:3 है। ओके, क्योंकि 4:6 तो सिंपल रेशो नहीं है, समझ में आया। और हम लोग निकाल रहे हैं सिंपल रेशो, तो Fe2O3 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, नहीं आया समझ में अभी भी? बोलो भाई, हो गया? ये लिख लो, ये पॉइंट डाल के लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो। हाँ, आप नंबर से ट्रायल कर सकते हो, देख के आपको समझ में आ जाएगा कौन सा नंबर होगा। जैसे 1.5 देख के मुझे लग रहा है कि इसको डबल कर दूँ तो 3 हो जाएगा, समझ में आया। अगर इसकी जगह कोई और नंबर होगा तो मुझे उस नंबर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो 1:1.25 है तो इट शुड बी अराउंड 4 का मल्टीप्लाई करोगे तब जाके 0.25 जो होगा वो कन्वर्ट होगा नॉर्मल में, समझे कि नहीं समझे। अगर 1.33 होगा तो इट शुड बी 3। आया समझ में? और क्या सोच सकते हो वो सोच लो भाई। 1:1 आया तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे, है ना। 3/10 आया है तो ऊपर भी तो उसके साथ भी तो कुछ आया होगा, ऊपर वाला भी, वो भी तो सोचना पड़ेगा। वो 1/10 आया होगा, है ना। तो फिर तुम 10 का मल्टीप्लाई करोगे दोनों में, ठीक है ना, तो वो आ जाएगा 1:3। तो इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है सोच पाना तुरंत में, इसलिए इजी कैटेगरी में आता है। कोई क्वेश्चन टफ क्वेश्चन नहीं है, लिख लिया इसको। अब देखो इसमें अगले टाइप का क्वेश्चन आता है, वो ये आता है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी PYQ का सवाल है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 में 0.210 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेव 0.127 ग्राम H2O। कितना ग्राम H2O दिया? 0.127 ग्राम H2O। और दिया 0.307 ग्राम CO2। देन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन द गिवन कंपाउंड रिस्पेक्टिवली। अब इसमें परसेंटेज निकालना है, किसका परसेंटेज निकालना है? परसेंटेजेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन गिवन कंपाउंड, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। तो ये सवाल भी परसेंटेज वाले के अंदर आ रहा है। ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो बेटा, इसको निकालने के लिए मैं क्या कर देता हूं, मान लो कि किसी रिएक्शन में बर्न होके हमें मिल रहा है CO2, मतलब जब हमें मास ऑफ CO2 गिवन हो, क्या गिवन हो जल्दी बताओ? मास ऑफ CO2, तो मुझे निकालना है परसेंटेज कार्बन। क्या निकालना है? परसेंटेज कार्बन। ओके, तो यही तो करना है अपन को, मास ऑफ CO2 गिवन है, परसेंटेज कार्बन निकालना है। अच्छा, परसेंटेज कार्बन क्या होगा? परसेंटेज कार्बन होगा मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनटू 100। ऐसे तो निकालते हैं परसेंटेज, क्यों भैया? जितने नंबर मिले डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इनटू 100, वही करते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे मास ऑफ कार्बन निकालना है। क्या निकालना बताओ? तो मुझे मास ऑफ CO2 गिवन है, मास ऑफ CO2 से मैं निकाल सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, तो वो हो जाएगा मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। ये मुझे मिल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2।
अच्छा, अगर मेरे पास 1 मोल CO2 है तो इसका मतलब उसमें 1 मोल कार्बन है, यही है कि नहीं है भाई? देखो 1 मोल CO2 है तो इसमें एक ही कार्बन है ना, तो 1 मोल मुझे क्या मिलेगा? कार्बन। लेकिन अगर मेरे पास n मोल CO2 है, n मोल CO2 है तो मेरे पास कार्बन के कितने मोल हो जाएंगे? n मोल कार्बन। सही बात है कि नहीं? तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल, ठीक है ना, n मोल कार्बन के बराबर होगा। इसका मतलब जितने मोल कार्बन के हैं उतने ही मोल किसके हैं? CO2 के। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 बराबर मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। समझ में आया? और अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन है तो मैंने तुम्हें बार बार एक चीज सिखाई है कि मोल में अगर मैं मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मास मिल जाएगा। पहले भी सिखाया है मैंने। अगर मैं इसमें Na का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। अगर मैं मोल में मल्टीप्लाई कर दूं 22.4 का तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। मिल जाएंगी इतनी चीजें। तो अगर मैं इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर दूं मोलर मास ऑफ कार्बन का तो मुझे क्या मिल जाएगा? मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ कार्बन हो जाएगा मेरे पास, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2 इनटू मोलर मास ऑफ कार्बन। यही होगा कि नहीं होगा? बताओ बताओ भाई, किसी को कोई डाउट नहीं ना? तो हम यहां पर सिंपली लिख सकते हैं मास ऑफ कार्बन की जगह क्या लिखूं? मास ऑफ कार्बन की जगह लिखूं मास ऑफ CO2, ठीक है ना, अपॉन मोलर मास ऑफ CO2 इनटू मोलर मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कैसे बनाया है? ठीक है ना, इस पूरी मेथड को फॉलो करके बनाया है कि नहीं बनाया? ठीक है ना। अब देखो एग्जाम में इतना पूरा फॉर्मूला हम बना नहीं सकते, तो ये फॉर्मूला जो है अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां ये फॉर्मूला बनाना सिखाते हैं और यही सिखाते हैं और कोई दूसरी चीज नहीं सिखाते। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अगर मुझे क्या दिया है? अगर मुझे मास ऑफ वाटर दिया है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे मास ऑफ वाटर गिवन है, समझे? तो मास ऑफ वाटर से मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालूंगा। वो हो जाएगा मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, जो कि होता है 18। अच्छा देखो, H2O में 1 मोल H2O है तो 1 मोल H2O में हाइड्रोजन के मोल कितने हैं? 2 मोल। बोलो हाँ या ना? तो अगर मेरे पास n मोल H2O है तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n, यही होगा। और 2 टाइम्स ऑफ n मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो हो जाएंगे वो 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा मास ऑफ H2O अपॉन 18 मोलर मास, ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। और अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हाइड्रोजन के मोलर मास का तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1, है ना? तो मुझे क्या मिल जाएगा? मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन का तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ H2O, ठीक है ना, अपॉन मोलर मास ऑफ H2O इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। यही होगा कि नहीं होगा? बताओ, यही फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे अपन को। ओके, याद क्या करने पड़ेंगे? हम देख के बना सकते हैं, ठीक है ना। ओके, इससे तुम निकाल सकते हो परसेंटेज हाइड्रोजन। परसेंटेज हाइड्रोजन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ H2O इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O इनटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये है इसकी कहानी, ठीक है। इसका मतलब यहां से जो परसेंटेज का फॉर्मूला बना वो फॉर्मूला जनरली क्या लिखा जाएगा? ठीक है ना, परसेंटेज एलिमेंट अगर निकालना है अपन को कोई भी तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एटम कितने हैं जिस कंपाउंड से हम निकाल रहे हैं, इनटू हमें रखना पड़ेगा मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना, मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड मतलब जिस कंपाउंड को हम यूज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय
मोलर मास ऑफ कंपाउंड, यही हो रहा है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट की बात चल रही है, अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके रिस्पेक्ट में आप परसेंटेज निकाल रहे हो, इनटू 100। यह है जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना, अगर हमें कुछ दिया है तो उससे निकालने का, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा, समझा दिया मैंने, ओके। अब अगर आप इन दोनों चीज को लिख लो और यहां अप्लाई करो तो यहां तुरंत तुरंत दोनों का परसेंटेज निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बताओ, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एक बार परसेंटेज हाइड्रोजन निकालना है, परसेंटेज कार्बन निकालना है, और 100 में से बाकी दो को माइनस करना है, तो क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। तो ये मास ऑफ CO2 से कैसे परसेंटेज निकाला है, इसको लिख लो। हाँ भाई, लिख लिया इसको, समझ में आया है ना। बन जाएगा ये, ठीक है। लिख लिया क्या इसको, ये वाला लिख लो।
हो गया बच्चों? जल्दी करो। आपको जो बुक्स दी हैं उन बुक्स में से क्वेश्चन करना चालू कर सकते हो, ठीक है ना, थोड़े थोड़े, है ना। इस वीक के बाद और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक के बाद और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे। बताता हूँ मैं, ठीक है, बोलो भाई। डन, लिख लिया बेटा? चलो ये जनरल फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लो। उसके बाद क्या दिया है? चलो ये वाला क्वेश्चन लिख लो, ये वाला क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। या अगर हो सके लगता है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है क्वेश्चन लिखने में, तो सॉल्व कर लो, क्वेश्चन लिखने के लिए जगह छोड़ दो, जैसा भी आप लोगों को सही लगे। ओके, हर एक लेक्चर का पीपीटी डाल देते हो ना ग्रुप में? डाल देते हो ना पीपीटी? और ना डाल पाओ तो बता दिया करो, आलम से बोल दिया करेंगे, वो डाल दिया करेगा, है ना। चलो अब इसके अंदर एक और टाइप बताएंगे तो ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। जो हमने पढ़ा है उसी में एक और टाइप है, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। परसेंटेज का यूज़ करके मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है ये, ठीक है। चलो ये दो क्वेश्चन है, ये आपके खुद से करने के लिए है, एक बार इसको कर लेना। ये टॉपिक में करवा देता हूं तो ये आज ये खत्म हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, ओके। अब याद करो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, ठीक है ना। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था परसेंटेज एलिमेंट का, बताया था, याद है? अरे बोलो भाई, परसेंटेज एलिमेंट्स का, परसेंटेज एलिमेंट का फॉर्मूला बताया था भाई, नंबर ऑफ एटम इनटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट अपॉन
मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। याद आ रहा है, लास्ट क्लास में ये फॉर्मूला करवाया था, ठीक है ना। ये फॉर्मूला किस चीज के लिए था? फॉर्मूला से परसेंटेज निकालने का था ये। अगर हमें कंपाउंड का फॉर्मूला दिया है तो उससे परसेंटेज, जैसे मैंने ये एग्जांपल कराया था कि H2O है, तो H2O में अगर परसेंटेज हाइड्रोजन निकालना है तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2। समझ में आ रहा है? मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 1। और टोटल वाटर का मास कितना होता है? 18 इंटू 100। यही कराया था, जिसको सॉल्व करके 11.11% आया था। इस फॉर्मूले का यूज करके ये करवाया था। अब हमें इस फॉर्मूले का यूज करके ये सवाल सॉल्व करना है। सवाल क्या बोल रहा है? अ कंपाउंड हैज 8% सल्फर। एक कंपाउंड में 8% सल्फर है, परसेंटेज दिया सल्फर का। तो गिवन क्या है इस कंपाउंड में? इस कंपाउंड में गिवन है परसेंटेज सल्फर, और सल्फर का परसेंटेज 8 है। कैलकुलेट इट्स मिनिमम मोलर मास या मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। बेटा मिनिमम मतलब सबसे छोटा पॉसिबल, सबसे छोटा वाला मोलर मास। मिनिमम का मतलब सबसे छोटा मोलर मास, ठीक है ना। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि सबसे छोटा मोलर मास? तो वो बोल रहा है जो भी पॉसिबल हो सबसे छोटा। तो भाई अगर सबसे छोटा, छोटे से छोटा भी सोचें तो उसमें सल्फर तो होना ही चाहिए। बोलो भाई हाँ या ना। और कम से कम एक सल्फर का एटम तो होगा ही होगा, ये मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कम से कम एक सल्फर एटम होगा। तो हम ये बोलेंगे फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। मॉलिक्यूल मस्ट हैव मतलब होना ही चाहिए। मॉलिक्यूल मस्ट का मतलब बिल्कुल होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। मॉलिक्यूल मस्ट हैव 1 सल्फर एटम, ठीक है ना। कितना होना चाहिए? 1 सल्फर एटम। तो इस फॉर्मूले में लगा दो परसेंटेज सल्फर, नंबर ऑफ एटम कितना लेना है? 1। एलिमेंट सल्फर का मास होता है 32, कंपाउंड का मुझे निकालना है इंटू 100। तो सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा अपने पास 1 इंटू 32। कंपाउंड को हमने वो लेफ्ट साइड में ले गए, और सल्फर का परसेंटेज कितना था? 8 रख दिया, 8 से डिवाइड किया, ये हो गया 4। कितना हो गया? 400। अब अगर वो मोलर मास बोला है तो 400 ग्राम पर मोल बोल देना, और अगर मॉलिक्यूलर बोला है तो यूनिट लगा देना 400 AMU। समझे कि नहीं समझे? बोलो भाई क्या हो गया? अभी से सर पकड़ लिया तूने, अभी तो थर्मो आया ही नहीं है। हैं? अब तो लेवल बढ़ने का टाइम आ चुका है, ठीक है ना। हाँ अभी तो इजी चल रहा है, अब धीरे धीरे लेकिन लेवल बढ़ने का टाइम आ चुका है अब धीरे धीरे, ठीक है ना। अब दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलेगा। लगाओ ये सवाल लिख लो, इस सवाल को करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे पहले मोलर मास ऑफ मिक्सचर करेंगे।
हाँ भाई, अरे 2 सवाल और हैं अभी। हो गया, ये वाला सवाल करो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 अभी करो, है ना। बाकी के 2 क्वेश्चन घर से ट्राई कर लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 अभी करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कराएंगे मोलार मास ऑफ मिक्सचर, और फिर हम लोग चालू करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम सिंपल 9th-10th क्लास का बैलेंसिंग पहले कराएंगे, बैलेंसिंग का केमिकल रिएक्शन 9th-10th क्लास का बेसिक, ठीक है ना। और फिर उसकी अगली क्लास से हम केमिकल रिएक्शन पर मोल को अप्लाई करना शुरू करेंगे। जो भी हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा है वो केमिकल रिएक्शंस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। लिख लिया क्वेश्चन? कितना आ रहा आंसर? कितना? 4 × 10⁶ देख लेते हैं। फोर 4 × 10⁵ आंसर है, यही है ना। 0.0014% है ना, सॉरी, ठीक है, 10⁶, 4 × 10⁶ होगा फिर। 4 एटम है ना। परसेंटेज आयरन इज इक्वल टू 4 एटम्स है ना। और आयरन का कितना होता है? 56 × 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? हाँ, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू 4 × 56 × 100 डिवाइडेड बाय 0.0014, यही है ना। तो ये हो जाएगा 4 × 56 × 100, और ये हो गया 10⁴ गया है यहाँ पे, तो अपना बचा 14, हाँ 16 हो जाएगा। 14 से कैंसिल हो गया 4, ये हो गया 16 × 10⁶। ओके, तो हीमोग्लोबिन एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है ना। तो एक बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसका मोलर मास बड़ा आता है, ठीक है, बन जाएगा। ओके, चलो ये 2 और क्वेश्चंस हैं, ये 2 क्वेश्चंस आप लोग कर आएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे मोलर मास ऑफ मिक्सचर।